हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये जो चैनल मैंने जो क्रिएट किया है, इसका जो पर्पस है वो है थ्योरेटिकल नॉलेज भी देना और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली क्या हो रहा है हमारी कंट्री में उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले थ्योरेटिकल नॉलेज। पहले ये जान तो लें कि हमारे राइट्स क्या हैं, लिबर्टी मतलब हम कितने लिबरल हो सकते हैं, कितनी हमें आज़ादी है, क्या उसके बियॉन्ड जा सकते हैं कि नहीं। तो ये पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसकी बिना पर हम देखेंगे कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारे राइट्स क्या हैं। तो हमने जो स्टार्ट किया है वो एनसीईआरटी 9th पॉलिटिकल साइंस से हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटीज़ ना सबको पढ़ने के लिए ज़रूरत क्यों होती है, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के लिए जहाँ पे भी सोशल साइंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे चाहे वो यूपीएससी के कैंडिडेट हों। नेट वालों को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट टू टू मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसके लिए भी एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है कि वो भी अपने अपने सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ पढ़ लें, एटलीस्ट 9 से 12 तक की एनसीईआरटीज़। ओके, हम फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटीज़ का पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। एंड मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ना एक एनसीईआरटीज़ को ना दो तरीके से पढ़ते हैं लोग। एक्चुअली कई तरीके हो सकते हैं, मैं दो तरीके देखता हूँ कि एक तो लाइन बाय लाइन पढ़ना एनसीईआरटीज़ को, एंड एक होता है कि नोट्स से पढ़ना। आजकल मार्केट में इवन गूगल पे जाओगे आप तो आपको ना सिंपली वहाँ पे पुट करो कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, एनसीईआरटीज़ का फर्स्ट चैप्टर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 9th क्लास, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आप उनको रट के। लेकिन क्या एग्जाम में वो लिख पाओगे? क्या अगर सिचुएशन डिफरेंट होगी या क्वेश्चन डिफरेंट पूछ लिया आप लिख पाओगे? तो चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि हमें अगर बैकग्राउंड में नॉलेज है, बैकग्राउंड में हमें हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन है तो हम लिख पाएंगे। अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू राइट डाउन अ गुड आंसर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हम मीडियम चूज कर लेते हैं अपनी इंग्लिश, बट हमारे घरों में इंग्लिश ज्यादा बोली नहीं जाती। तो इसलिए माइंड में सिर्फ अगर नोट्स ही पढ़ के जाओगे और बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो आंसर सही से लिख नहीं पाओगे। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे, ताकि आप ना उसको कुछ पॉइंट को जो मैं हाईलाइट करूंगा, जो मैं बोलूंगा उसको नोट डाउन कर सकें। और बाद में जब एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसके अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है एंड डेमोक्रेसी क्यों होती है। और फिर हम जानेंगे कि ब्रॉडर लेवल पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। सिर्फ ये तीन चीजें पढ़ेंगे बेसिकली। तो हम इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों है। उसकी बियॉन्ड फिर थोड़ा सा एक पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, उसकी ब्रॉडर मीनिंग क्या है। बस ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जब व्हाट इज डेमोक्रेसी ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ना ये सजेस्ट करूंगा कि ये आप नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन वो तभी आपके लिए यूजफुल रहेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइन टू लाइन, फिर आप उसको खुद से भी एक बार रिवीजन लगा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डेमोक्रेसी क्या है। उससे पहले ना कभी डाउट हो कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हम जैसे कोई डेमोक्रेसी बोले तो हमारे माइंड में चीजें आती नहीं कि डेमोक्रेसी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो एक तरीका है, अगर किसी भी चीज को समझना है ना तो उसके अपोजिट चीजों को समझ समझ लो तो आसानी हो जाती है कि उसको समझना। जैसे कि बुराई, उसके अपोजिट क्या, अच्छाई। तो अच्छाई की कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो बुराई में जो चीज है ना उसके अगेंस्ट में अच्छाई में होगी। तो इसी तरह डेमोक्रेसी एंड अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो नॉन डेमोक्रेटिक है, जैसे कि चाहे वो किंग रूल हो या मोनार्की, चाहे वो एरिस्टोक्रेटिक हो या ऑटोक्रेसी हो, जितनी भी टाइप या मिलिट्री गवर्नमेंट हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें राइट्स होंगे क्या लोगों के पास में? नहीं। तो डेमोक्रेसी के अंदर डेफिनेटली वो होंगे, इसके लिए तो डेमोक्रेसी आई ना। और क्या वहां पे लिबर्टी होगी सबको, या लिबर्टी होगी तो सेम होगी, क्या इक्वेलिटी होगी वहां पर? मान के चलो अगर किसी ने चोरी कर ली या फिर दो लोगों में लड़ाई होगी और एक राजा के बहुत ज्यादा करीब है, तो वो किसको सजा देगा, किसके फेवर में डिसीजन लेगा? ऑब्वियसली अपनी नेपोटिज्म दिखाएगा, वहां पे अपने रिश्तेदार को ज्यादा सपोर्ट करेगा। और आप कहोगे ये तो हमारी कंट्री में भी होता है।
होता है, मिनिमम लेवल पे होता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं वो हम देखेंगे कि वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि हमारी बुक्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो जब भी तुम्हें डेमोक्रेसी के बारे में थॉट्स नहीं आती हैं तो ये देख लो कि अनडेमोक्रेटिक में क्या होता है। वहां पर राइट्स नहीं होते हैं तो यहाँ पे होंगे, वहां पर लिबर्टी नहीं होगी तो यहाँ पर होगी। और वहां पे फॉर एग्जांपल जैसे वोटिंग के राइट सबको इक्वल होंगे, अ, अगर नहीं वहां पे नहीं होंगे ऑब्वियसली तो यहाँ पर ये होंगे। तो जो चीज वहां पे नहीं है वो यहाँ पर होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। जैसे कि यहाँ पे ना ओवरव्यू से हम स्टार्ट करते हैं, इसका ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है। सॉरी, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे ना ओवरव्यू में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस रेज करेंगे और उसका फिर आंसर पूरे चैप्टर में मिलेगा। और यहाँ पे आपको बताएंगे इस ओवरव्यू के अंदर कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, तो ओवरव्यू को भी मिस नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत मैंने आपको बता भी दिया कि इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। फिर उसके बियॉन्ड भी हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी की ब्रॉडर लेवल पर मीनिंग क्या है, यानी कि डेमोक्रेसी को। और हम एक चीज ये भी आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी को जो यहाँ पे हम गवर्नमेंट के एतबार से समझेंगे, वन डेमोक्रेसी जिसे हम बोल देते हैं नॉर्मल, जब हम किसी से बातें करते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं कि फादर जो डिसीजन ले रहे हैं या मम्मा जो डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ वही सब पे एप्लीकेबल होता है, नहीं, वहाँ पे मेरी भी इतनी सुनी जाती है तो हम कहते हैं कि मेरी फैमिली डेमोक्रेटिक है। इसी तरह हम बोलते हैं कि हमारा जो फ्रेंडशिप जोन है उसमें वो जो है वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है। अगर डेमोक्रेटिक है तो इसका मतलब सारे मिलके डिसीजन इक्वली सब पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। यानी कि इसका सेंस क्या निकला, इसकी मीनिंग क्या निकली, इसकी मीनिंग ये निकले कि वहां पे ना हर एक की बात सुनी जाती है, चाहे वो स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फैमिली लेवल पे नहीं समझेंगे, फ्रेंड लेवल पे नहीं समझेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे समझेंगे कि गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बनने के लिए क्या मिनिमम कंडीशंस रिक्वायरमेंट हैं। अगर वो नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। हम यहाँ पे ये समझेंगे। ओके। अब यहाँ पे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके बगैर ये डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। अगर ये फीचर्स उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। अब ये दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन ये यूज करता है कि डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक डेफिनेशन होती है कि जहाँ पे जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएं लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं हो कि उनके रिश्तेदारों ने चूज कर लिया या फिर उसका जो बेटा था या बेटी वही राजा बनेगा अगला। ऐसा नहीं, वो लोगों के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाए। लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ एक पहली कंडीशन है, और दूसरी भी कंडीशन जब तक नहीं पाई जाएंगी जो अलग कंडीशन है तो तब तक डेफिनेशन इसकी कंप्लीट नहीं होगी। तो मिनिमम कंडीशन में जितने भी पॉइंट आते हैं सब फुलफिल होने चाहिए। तो दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन दिस डेफिनेशन। फिर ये बता रहे हैं कि हम इस डेफिनेशन में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनकी मीनिंग के बारे में हम बात करेंगे। ओके। द एम हियर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ democratic form of government, bare minimum features of a democratic फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेर मिनिमम फीचर्स है, यानी कि हम इसमें सिर्फ ये जानेंगे कि सबसे कम जो फीचर्स हो सकते हैं, उससे कम अगर किसी के अंदर हैं, उसमें से एक भी नहीं है तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रॉडर लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रॉडर लेवल का मतलब 100% डेमोक्रेसी, ये किसी भी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। वो हम लास्ट में थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे, बट एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल होनी चाहिए ना डेमोक्रेसी के लिए, तो वही हम इसके अंदर पढ़ेंगे। After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic form of government. यानी कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, नॉन डेमोक्रेसी क्या है, किसको हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे, किसको नॉन डेमोक्रेटिक बोलेंगे।
Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. जब हम चैप्टर कंप्लीट होने को होगा जिसको हम बोलेंगे तो हम उस ब्रॉडर लेवल पे जो इसकी मीनिंग है वो जानने की हम कोशिश करेंगे कि ब्रॉडर लेवल पे इसकी मीनिंग क्या है, यानी कि ये तो मिनिमल कंडीशन है। जैसे कि एग्जाम में पास होने के लिए 40% रिक्वायरमेंट होती है कि 40% तो एटलीस्ट आने चाहिए, उससे कम अगर होंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसी तरह डेमोक्रेसी है, इनकी इतनी मिनिमम कंडीशन तो पाई जाए, उससे कम होंगे तो वो अनडेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगी। हाँ, अगर उससे बियॉन्ड पाए जाएंगे तो वो हम फिर कंट्री में कंपैरिजन कर सकते हैं कि चाइना में या चाइना की बात नहीं करते हैं एक्चुअली, वो तो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है, वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यूएसए की बात कर लेते हैं, यूके की बात कर लेते हैं, तो और भी दूसरी जो कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक हैं या अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती हैं, तो उनमें देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बेटर है या उनके वहां पे डेमोक्रेसी बेटर हो, और जिसके वहां पे डेमोक्रेसी बेटर नहीं है वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। तो ये लास्ट में हम इसको देखेंगे। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज। यानी कि आजकल जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेसी है। वो किंग वाली नहीं है, मोनार्की नहीं है, या वन पार्टी गवर्नमेंट वाली कंट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। आजकल हर कोई चाहता है कि मैं भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बुलाऊं। चाइना बोलता है, पाकिस्तान में भी कई बार मिलिट्री रूल आ चुका है लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपने आप को बोलती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन रियल में वो हैं या नहीं वो हम धीरे धीरे जानेंगे। अगर हमको ये पता चलेगा कि मिनिमम कंडीशंस क्या हैं, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कंट्रीज के बीच में कि कौन सी डेमोक्रेसी है कौन सी नहीं है। ओके, बट व्हाई इज इट सो? ये हम एक क्वेश्चन है कि लेकिन हम ये करेंगे क्यों? Why, what makes it better than other forms of government? ऐसी क्या चीज है जो डेमोक्रेसी को, जो दूसरी जो टाइप की गवर्नमेंट है, जो दूसरी फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की, उनसे बेटर क्यों है? ये कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम जो इस चैप्टर में डील करने वाले हैं और चैप्टर में देखेंगे कि इन सारे ऐसे में इन्होंने पहले ओवरव्यू दिया, फिर कुछ क्वेश्चन रेज किए, फिर वो इस चैप्टर के थ्रू वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज हम बढ़ते हैं आगे अपना। 1.1 व्हाट इज डेमोक्रेसी। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे ना ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने ना पिछली क्लास में आपने डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ा होगा कि कुछ डेमोक्रेटिक होती हैं कुछ नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं, तो आपसे ये चाहते हैं कि आप भी कुछ उनके बारे में कुछ पॉइंट लिखिए। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर डेमोक्रेसी के बारे में जानना है तो पहले उसकी जो अपोजिट है उसके बारे में जान लो तो इजी हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पे कुछ बहस चलेंगी, जैसे कि आर्गुमेंट चलता है स्टूडेंट्स के दरमियान में, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है तो इसकी मीनिंग भी जो डेवलप होनी चाहिए वो भी डेमोक्रेटिक लेवल पे होनी चाहिए। तो क्लास में ना कुछ डिस्कशन के बारे में, तो यहाँ पे है कि यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic governments. ये कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने पढ़े होंगे, हो सकता है आपने पढ़े हो लेकिन भूल गए हो, तो कोई नहीं, हम इस चैप्टर के थ्रू जान लेंगे। सबसे पहले कि क्वेश्चन है कि व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। कुछ स्टूडेंट है तो उन्होंने बोला कि हम डेफिनेशन क्यों क्यों डायरेक्टली बता दो ना कि डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी है, हम डिफाइन ही क्यों करेंगे, उसके लिए आर्ग्यूमेंट और ये सब क्यों करेंगे, डिस्कशन क्यों करेंगे? स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आते हैं। तो ये बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। एक स्टूडेंट है, उसका नेम मैरी है, उसने एक ऑब्जेक्शन उठाया। देखते हैं क्या ऑब्जेक्शन उठाती है। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। और वो कहती है इस तरह की जो डेफिनेशन है ना कि डेमोक्रेसी के बारे में आप इस तरह डिफाइन करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ क्वेश्चन रेज किए। Her teacher Matilda Lingdo responds to her questions as other classmates join the discussion. अब उस डिस्कशन में मैम तो आई, लिंगडो मैडम, एंड दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया उस डिस्कशन में। यानी कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। किसी अगर टीचर ने बोल दिया कि भाई ये, या फिर थिंकर बोल के चले गए कि डेमोक्रेसी
इज रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो उसको हमें ऐसे ही नहीं लेना है, हमें अपना लॉजिक भी क्या है अप्लाई होता है अभी, तो हमें ये डिस्कशन चलेगा। अब देखते हैं कि मैरी सबसे पहले क्वेश्चन क्या उठाती है। मैरी उठाती है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे आइडिया पसंद नहीं आया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि पहले तो हम टाइम वेस्ट करेंगे, ये हम डिस्कस करें डेमोक्रेसी के बारे में, फिर उसके बारे में हम डेफिनेशन जानेंगे, कि उसके बारे में हम मीनिंग जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। ये तो डायरेक्ट बता दो ऐसी डेमोक्रेसी है क्या, हम डिस्कस क्यों करें। स्टूडेंट के माइंड में कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं, भाई डिस्कशन ही क्यों करना है, डायरेक्ट बता दो मीनिंग क्या है इसकी। ओके, I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example? Okay, logically तो यही बात समझ में आती है कि आप पहले मीनिंग बता दो, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दे दो, बात खत्म। यानी कि पहले बता दो कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड अदर जो कंडीशंस है वो आप बता दो, फिर उसके बाद में आप एग्जाम्पल दे दो कि इंडिया एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो म्यांमार है वो डेमोक्रेटिक नहीं है वहां पे आर्मी रूल है। मतलब जिस तरह जो कंडीशंस होती हैं वो बाद में एग्जाम्पल दे, तो डिस्कशन काहे का करना है जी मैम। तो मैम बोलते हैं लिंडो मैडम आई कैन सी योर पॉइंट, कि ओके मैं तुम्हारे पॉइंट को समझती हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। बट जो हम रोजाना जो चीजें फेस करते हैं कि सिंपल ये वाला तरीका नहीं होता है कि पहले हम उसकी मीनिंग बता दें फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दें, ऐसा नहीं होता है। अभी मैम भी कुछ एग्जाम्पल देती हूँ उसको। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। इन्होंने बताया कि हम पेन भी, जैसे मेरे हाथ में भी पेन है, पेन और लव, रेन, क्या इसके बारे में कोई डेफिनेशन बता सकता है, कोई एक डेफिनेशन? कोई फॉर एग्जांपल रेन, कोई पूछे रेन क्या है, अलग अलग बंदे अलग अलग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई बोलेगा रेन इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट, कोई बोलेगा रेन का मतलब खुशी, कोई बोलेगा रेन का मतलब, कोई उसकी लिटरल मीनिंग बता देगा कि बारिश हो रही है। तो मतलब इस तरह की, और इसी तरह लव, कोई बोलेगा लव मतलब मेरे पेरेंट्स, कोई बोलेगा लव मतलब मेरे फ्रेंड्स। मतलब इनकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है, मैम उसको समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम? मैम उससे पूछती है कि हम वेट करते हैं कि बगैर उनको यूज करने से पहले कि हमें उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए इन वर्ड्स की। कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? फिर मैम पूछते हैं अच्छा बताओ इनकी कोई क्लियर डेफिनेशन एक बता सकता है कोई लव की? इसी का तो पंगा चल रहा है आजकल दुनिया में, किसी के पास डेफिनेशन है ही नहीं। कोई तो बोलता है लव का मतलब होता है लस्ट, कोई बोलता है लव का मतलब होता है बेकार, धोखा। मतलब सब अपने अपने तरीके से लव को यूज करते हैं, कि कोई बोलता है लव वव कुछ नहीं होता है। तो इट इज ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। जब हम वर्ड को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हम उसकी मीनिंग समझते हैं। तो लिंगडो मैडम ने उसका आंसर दिया कि भाई देखो सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं ना तो उसके साथ साथ उसकी मीनिंग, क्योंकि कभी कभी जो कोई अगर मीनिंग होती किसी कोई अगर वर्ड हुआ किसी मीनिंग के लिए इजाद हुआ था, वो ऐसा नहीं सेम रहेगा थ्रू दी एजेस, यानी कि पहले जो यूज हुआ था वो लंबे समय तक सेम ही रहेगा, उसकी मीनिंग चेंज होती रहती है। तो हमें उसको यूज करेंगे तभी उसकी मीनिंग के बारे में पता लग सकता है। फिर आगे मैरी बोलेगी बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? बट फिर अगर ऐसा ही है जैसे मैम आप बोल रही हैं तो फिर हमें डेफिनेशन की जरूरत क्यों है? मैम अगर आप यही बोल रहे हैं कि हम यूज करेंगे उसके बाद समझ लेंगे उसकी मीनिंग, तो फिर वो रेज करती है दूसरा क्वेश्चन कि मैम फिर डेफिनेशन की जरूरत ही क्यों है? तो ऐसी काम चल जाएगा, पहले हम वहां पे टाइम वेस्ट करेंगे अब यहाँ पे करेंगे, बात तो सेम ही हो रही है। अब लिंगडो मैडम फिर जवाब देंगे कि देखो डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। देखो क्या लिंगडो मैम बोले, वी नीड डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। जब हम वर्ड को डिफाइन नहीं कर पा रहे, हमें डिफिकल्टी हो रही है उसको समझने में, उसको यूज करने में, तब हम उसकी डेफिनेशन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये देंगे एग्जाम्पल देंगे, वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। यानी कि अगर हमको रेन की मीनिंग जाननी है, डेफिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हम इसको दूसरी चीजों के कंपैरिजन में हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यानी कि एक हल्की बारिश होती है, एक होती है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश।
इस तरह की अगर बारिश होगी तो उसके बाद में फिर हम क्या उसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन से हम ये समझते हैं किसको हम हल्की बारिश बोलेंगे, किसको हम तेज बारिश बोलेंगे, किसको तूफान वाली बारिश बोलेंगे, किसको मतलब ये डेफिनेशन उस टाइम पे काम आती है, तो इसलिए डेफिनेशन का होना भी जरूरी है। इसी तरह हम समझेंगे अगर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमें पता होगी तो हम इससे ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन डेमोक्रेटिक कंट्री है, कौन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई अपना आपको डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहा है। मैम ने ये दिया। अभी बोलेंगे द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। इसी तरह डेमोक्रेसी की वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी। देखो इन्होंने ये बोला कि आजकल ना हर कोई अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाने के लिए उतावला रहता है, एक तरीके से लेमिन लेमिन हम बोल सकते हैं। बोलता है कि मैं भी डेमोक्रेटिक हूँ, मैं भी डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, मैं भी डेमो। तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? मान के चलो सऊदी अरबिया आप बोलने लग जाए कि हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे यहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं, वोट का राइट है, ये सब वो सब कुछ, अगर वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं तो क्या वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा? तो हम कब हम देखेंगे कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है? कब हम ये पता लगा सकते हैं? जब हमारे पास एक क्लियर डेफिनेशन होगी। अब रिबियांग एक अलग स्टूडेंट आया, उसने भी कुछ क्वेश्चन रेज किया, ये देखेंगे। बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? हमें डेफिनेशन पे वर्क ही क्यों करना है मैम? द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, कि आपने एक बताया था अब्राहम लिंकन का कोट, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो, लोगों की गवर्नमेंट हो, तो वहां पे किंग विंग का कोई शासन ना हो। तो ये पता तो चल गया, तो अब क्यों बहस बहस हो रही है जी इतनी सारी, ये जो आपस में आप बहस कर रहे हैं। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल आवर सेल्फ, वो मेघालय का रहने वाला था, उसने बोला कि हम तो अपने आप में रूल करते हैं। दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और हर कोई इसको एक्सेप्ट भी करता है, यानी कि वहां की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे जो रूल चल रहा है, तो वो बोलता है कि वहां पे तो हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है। व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट? हम उसको चेंज क्यों करें? यानी कि लोगों की गवर्नमेंट होगी, लोगों के लिए होगी, और लोगों की गवर्नमेंट लोगों के भले के लिए होगी, लोग ही वोट देकर उसको चूज करेंगे, तो इसको चेंज ही क्यों करना है? ये अलग एक स्टूडेंट था, उसने क्वेश्चन रेज किया। अब मैम देखो क्या जवाब देती है। लिंगो मैडम, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं तुमसे चेंज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। मैम बोलते हैं कि मुझे तो खुद ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है। बट फिर मैम बोलते हैं बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स। तो बोलते हैं, मैम बोलते हैं कि डेफिनेशन तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बट हम कैसे जानेंगे कि ये बेस्ट तरीका है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का, जब तक हम खुद से उसको यूज ना करने लग जाए। मैम उसको बोलते हैं वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स इट। मैम बोलती हैं उसको एक एनालिटिकल वो देती है, बात बोलती हैं, थिंकिंग वाली बात बोलती हैं कि कोई भी चीज हमें ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो बहुत फेमस है, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर रेस्टोरेंट या कहीं पे जाएंगे वो चम्मच वगैरह से, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी सोसाइटी की वजह से वो हैंड नहीं, वो चम्मच का यूज करेगा, चाहे उसको यूज करना आए या ना आए। तो क्या यहाँ वहां पर अपना माइंड यूज कर रहा है कि यार जो चीज उसको उसको अच्छी लग रही है वो क्यों नहीं करता? हाँ, अगर हैंड आपके धुले हुए नहीं है, वॉश नहीं हुए, तो तब तो समझ में आता है। बट लॉजिकली क्या, अगर आपके हैंड सही हैं, आपको अच्छा लगता है वो हाथ से खाना, क्या फिर भी ऐसी चीजें जो हाथ से खाई जा सकती हैं, तो क्या फिर भी चम्मच का यूज करना कंपलसरी है? लेकिन लोग बाग क्या सोसाइटी की वजह से, अपने रिस्पेक्ट की वजह से करते हैं ये सब। तो मैम ये बोलेंगे कि सिर्फ हमें किसी भी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओके। अब एक अलग से एक स्टूडेंट रहता है, वो भी कुछ क्वेश्चन रेज करता है। मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग? क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। वो बोलती है कि, अब वो एक अलग ही बात बोलती है कि हमें किसी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं। I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. वो बोलती है कि हमें किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेटिया से आया है। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, तो इसका मतलब रूल ऑफ द पीपल।
समझ में आता है, बस अब क्यों हमें डिस्कशन करना है। तो सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट। अब ये जो करेक्ट मीनिंग है, क्योंकि हमने सिर्फ ओरिजिन को उठाया है, उससे डेफिनेशन जान ली, तो डिबेट ही क्यों करना है मैम, डिबेट करने की जरूरत ही क्या होगी। अब वो रिस्पेक्टफुली टोन में मैम से पूछता है और मैम रिस्पेक्टफुली फिर उसको जवाब भी देंगी। लिंगडो मैडम फिर बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, कि इस तरह भी अगर हम सोचते हैं ना किसी भी चीज के बारे में, उसके ओरिजिन से अगर हम मीनिंग जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने जैसे आपसे बताया था कि कोई चीज अगर किसी चीज के लिए शुरू में ईजाद हुई थी तो उसकी डेफिनेशन सेम नहीं हो जाती है, सेम नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। तो मैम वही बताएंगे आगे। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, ये हमेशा काम नहीं करता है बेटा। आगे बोलते हैं, अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, कि वर्ड हमेशा उसकी ओरिजिन जो इसकी मीनिंग हुई थी उस पर टाइड नहीं रहता है, उसके लिए ही यूज नहीं होता है, उसकी मीनिंग चेंज होती रहती है। आप कैसे चेंज होंगी, जस्ट ये कुछ एग्जांपल लेंगे। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम। शुरू शुरू में कंप्यूटर का जो इजाद हुआ था, कंप्यूटर जो फॉर्म हुआ था, तो वो कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आज क्या कैलकुलेट के लिए यूज करते हैं। these were very powerful calculators, वो कैलकुलेटर के लिए यूज होते थे, और वो जो डिफिकल्ट थे, जो हम मैनुअली करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी, उसको कंप्यूटर बहुत इजीली मिनिमम टाइम में करके कंप्लीट कर दिया करता था। तो शुरू में ये इसके लिए ही बना था, बट नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स, यानी कि कम मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या जो भी इस चीज के जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए कैसे कैलकुलेट करने के लिए यूज बहुत ही कम लोग करते हैं। दे यूज इट फॉर राइटिंग, फॉर डिजाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म, यानी कि वो राइटिंग के लिए, मूवी देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं। कैलकुलेटिंग के लिए तो बहुत ही रेयर यूज करते हैं आजकल कंप्यूटर को। तो मैम बोलते हैं कि वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। मैम बोलते हैं उससे कि वर्ड जो रहते हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया का बात ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन, ये पहले नहीं था, ये रिलीजन को डिनोट नहीं करता था पहले। ये था फॉर एग्जांपल इंडस जो हमारी रिवर है, उसके जो भी ईस्ट में जो रहते थे तो उसको बोलते थे इंडस, यानी कि इंडस वाले लोग, हिंदस। फिर उसके बाद में हिंदू बना, यानी कि जो भी रहने वाले हैं वो हिंदू कहलाते हैं, जो भी इस कंट्री के रहने वाले हैं। लेकिन फिर पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही हिंदू बोला गया, तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। वर्ड तो सेम रहा लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी तरह मैम ने उसको आंसर दिया। अब मैरी बोलती है फिर लास्ट में, जो जिसने शुरुआत की थी वो फिर लास्ट में बोलती है, मैम so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves। कुछ कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें सोचना ही पड़ेगा इस सब के बारे में और हमें डिस्कशन करना ही पड़ेगा, ऐसे कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन, कि हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में सोचना है और फिर वहां से डेफिनेशन लेनी है और इसकी इवॉल्व होगी डेफिनेशन। तो फिर लिंगडो मैडम बोलती है, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। अब मैम बोलते हैं कि हाँ, अब तुमने बात पकड़ी है सही, अब हम इसके बारे में चलते हैं। अब लिंगडो मैडम, अब नेक्स्ट ये जो था ना अभी, ये सिर्फ डिस्कशन था जो क्लास में हुआ। एक्चुअली ये मैंने आपको क्यों कवर कराया, ताकि आपकी भी सोच क्या है थोड़ी इस लेवल की बने कि आप भी क्वेश्चन रेज कर सकें। एटलीस्ट किसी से ना पूछें, अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपनी मैम से या टीचर से पूछें, और अगर क्लास में मतलब फॉर एग्जांपल स्कूल लेवल पर नहीं है तो आप आपके माइंड में भी ऐसी ऐसी चीजें आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि सिंपल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि लेट अस get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies। कि अब हम देखते हैं कि डिफरेंसेस के बारे में, कि उन चीजों के बारे में जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे बोलेंगे और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे बोलेंगे। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, ये कुछ सिंपल फैक्टर जो सिर्फ जो हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होना चाहिए उसके बारे में बोलेंगे। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, सबसे पहली कंडीशन, गवर्नमेंट जो है लोगों के द्वारा ही चूज की जानी चाहिए। ये अगर ये नहीं ना तो सबसे पहली फुर्सत में बोल दो कि टाटा बाय बाय, ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं नॉन डेमोक्रेटिक है।
सबसे पहली कंडीशन कि उसको इलेक्ट किया जाना चाहिए किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. सबसे simple definition कि democracy is the form of government where rulers are elected by the people. ये एक सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है जब तक इसके साथ में दूसरी चीजें और ऐड नहीं हो जाएंगी, क्योंकि मिनिमम फीचर्स की भी हम बात करेंगे ये सब मिलके। लेकिन ये पहली कंडीशन है, अगर यही नहीं मिले ना तो समझ लेना कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है अभी। दिस डेफिनेशन अलाउज us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. इससे हमें ये पता चलता है जो डेमोक्रेटिक नहीं है उसके बारे में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। The army rulers of Myanmar were not elected by the people. जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के, उनको लोगों के द्वारा चूज नहीं किया गया, तो हम पहली फुर्सत में बोल सकते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ओके, लेकिन ये हम कब बोल पाए, जब उसकी हमने पहली मिनिमम कंडीशन पढ़ी। Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. जो आर्मी में था वो तो रूलर बन गया, तो इसको किसी जो आर्मी का जो चीफ था वो रूलर बन गया, अब जो दूसरा चीफ बन जाएगा वो बन जाएगा, तो इसको इलेक्ट नहीं किया लोगों ने, तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। ओके, पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। अब पीपल के पास में, लोगों के पास में कोई चॉइस नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकते, उनके पास कुछ राइट्स नहीं है, कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जो अथॉरिटी होगी। इसी तरह यहाँ पे म्यांमार का एग्जांपल लिया, अब एक और कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट, चिले, एक साउथ अमेरिका में कंट्री है चिले, तो वहां भी पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, फिर उसको ओवरथ्रो कर दिया आर्मी ने। वहां पे डिक्टेटरशिप चली, तो वो भी नॉन डेमोक्रेटिक है, वो भी लोगों के द्वारा चूज नहीं की गई, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, नॉन डेमोक्रेटिक, क्योंकि वहां पे भी ये कंडीशन नहीं पाई जा रही। Dictators like Pinochet, Chile are not elected by the people. This also applies to monarchies. जो monarchies होती हैं जैसे कि सऊदी अरबिया या बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे राजा का रूल अभी भी चलता है। The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into a royal family. वो किसी रॉयल फैमिली में हुए हैं इसलिए वो रूलर बने हैं। ऐसे नहीं कि वो लोगों ने उनको वोट किया था इसलिए वो रूलर्स बने, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको भी हम पहली फुर्सत में बोलेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी यहाँ पे भी नहीं है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडेक्वेट। अगर हम सिर्फ इतनी सी बोल दें कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन एग्जाम में आए कि डिफाइन द डेमोक्रेटिक कंट्री, डिफाइन द डेमोक्रेसी, आप सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन लिख कर आ जाएं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अभी मैंने आपसे बोला था और भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी कुछ फीचर्स हैं जिनका पाया जाना भी जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्री जहाँ पे वोट होते हैं, वोट को डाली जाती हैं, लेकिन अगर दूसरी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती इसलिए वो उसको नॉन डेमोक्रेटिक बोलते हैं। तो सिर्फ इतनी सी, जैसे चाइना में वोट होती हैं लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक है, देखेंगे। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडेक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है लोगों का रूल है। इससे सिर्फ इतनी डेफिनेशन से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि यहाँ पे लोग रूल करेंगे, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूल करते हैं, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव वगैरह को बिठा देते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, लेकिन वो अगर कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहां पे पॉसिबल है। हमारी जैसी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। ओके, बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर हम इस डेफिनेशन को अनथिंकिंग मैनर में यूज करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम जहां पे भी, जिस कंट्री में भी इलेक्शन हो रहे हैं, उन सबको हम बोल देंगे इक्वली वो डेमोक्रेसी है, बट ऐसा नहीं होता है। वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। जो जिस कंट्री में भी इलेक्शन होते हैं हम उन सबको क्या बोल देंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल देंगे। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, जो कि क्या होगा, एक गलत बात हो जाएगी, कि मिसलीड करने वाला हो जाएगा कि नहीं यार ये तो क्या है, जिसमें भी इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, चाहे उसमें फेयर प्रैक्टिसेस हो रही हो या नहीं हो रही हो, चाहे लोगों के पास में लिबर्टी हो या ना हो, राइट्स हो या ना हो,
या फिर वहां पे जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इस सब को हम अवॉइड कर देंगे। तो और भी दूसरी जो कंडीशन है वो भी पाई जानी चाहिए। ओके, अब ये कुछ बता रहे हैं कि ये जब जो डिटेल है ना, हम इसको चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इसी के चैप्टर 3 में, एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज नॉट सो। कि आजकल ना हर कोई ये चाहता है कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री कहला जाऊं, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट होती है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर कहीं पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो अपने आप को डेमोक्रेसी बोलेगा। तो इसलिए सिर्फ इतनी सी बात कि उसमें वोट होती हैं, लोग बाग वोट करते हैं, तो डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे उसको, जब तक कि दूसरी भी कंडीशन वहां पे नहीं पाई जाती है। That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. इसीलिए हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर पाएं कि कौन सी रियलिटी में डेमोक्रेसी है और कौन सी सिर्फ डेमोक्रेसी का दिखावा करती है। ओके, We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. तो ये बोले कि हम इसको तभी समझ सकते हैं जब हम इसके अंदर हर एक वर्ड को अच्छे से डील करें, उसको डिफाइन करें, और उसकी कुछ जो मिनिमम कंडीशंस होती हैं, यानी कि उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, हम उसको भी डिफाइन करें अच्छे से, तभी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो सकती है। ओके, हम आगे चलते हैं। ये कुछ कार्टून दिया है यहाँ पे, डेमोक्रेसी चढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी उसी से जुड़ी हुई है। पहली कंडीशन तो वो है कि वहां पे इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन हो गया, मतलब रूलर्स जो हों वो इलेक्ट होने चाहिए लोगों के द्वारा। ये पहली कंडीशन। फिर उसके साथ में कुछ और कंडीशन जुड़ेंगी, उन्होंने इसको रख दिया फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहली तो कंपलसरी वो तो होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो ये वाले तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, तो वो तो होनी चाहिए। फिर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे कुछ बात करेंगे 1.2 में, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये बोलेंगे, हमने स्टार्ट किया था कि वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस रेजेज मैनी क्वेश्चंस, यानी कि हमने इससे स्टार्ट किया था, लेकिन जब अगर हम सिर्फ इस डेफिनेशन पे चलेंगे तो हम ना बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं। अब क्या क्या माइंड में आते हैं? नंबर 1, हु आर द रूलर्स। इसमें बोला गया कि रूलर्स जो लोगों के द्वारा चूज किए जाने चाहिए, रूलर कौन होंगे? क्या वो राजा के खानदान के होंगे? जो अभी कंडीशन में जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, क्या उसके ही औलाद होंगी वो रूलर? ये कौन होंगे? आम जनता, कोई भी हो सकता है। तो मतलब रूलर कौन होंगे? या आर्मी वाले होंगे, या बैंक जो मैनेजर है, या वो होंगे, या बिजनेसमैन होंगे? कौन होंगे आखिरकार? In this definition, which officials must be elected for any government to be called a democracy? किसको चूज किया जाना चाहिए? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? हमें in a democracy, which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? जो इलेक्टेड रूलर्स नहीं है वो डेमोक्रेसी में कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कौन से डिसीजन ले सकते हैं? तो ये ना क्वेश्चन रेज होता है माइंड में, अगर सिर्फ इस डेफिनेशन पे हम अपनी पूरी बुनियाद रख देंगे कि अगर इस डेफिनेशन पाए गए, ये कंडीशन पाए गए, तो उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 तो ये आया। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? कि वहां पे इलेक्शन कैसे होने चाहिए? क्या हर किसी को राइट होना चाहिए वोट डालने का, या किस तरह की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वहां पे? कि व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक? कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कैसी कैसी कंडीशंस पाई जानी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए? इससे ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है, तो इसको भी तो रिजोल्व करना पड़ेगा ना। हाँ, तीसरी कंडीशन है हु आर द पीपल who can elect the rulers or get elected as rulers? कि लोग कौन होंगे जो कि रूलर्स को इलेक्ट करेंगे? क्या सिर्फ मालदार जो लोग होंगे उन्हीं को वोट का अधिकार रहेगा, या सिर्फ मेल को रहेगा, फीमेल को नहीं रहेगा? जैसे कि पहले था कि जो वेल्दी क्लास थे, जो एलीट क्लास थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी और वो भी मेल, उनको वोट का अधिकार था। जो प्रॉपर्टी लेस थे चाहे वो मेल हो, और फीमेल की तो बात ही नहीं होती थी, चाहे उनके पास में प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, उनको वोट का अधिकार नहीं था। तो वो कौन होंगे जो इलेक्ट करेंगे? ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? क्या सबको इक्वलिटी होगी? सबकी वोट की जो उसकी जो वैल्यू होगी सेम होगी?
या फिर जिसके पास में जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी उसके पास में उतनी ज्यादा वैल्यू, उसकी वोट की इतनी ज्यादा वैल्यू, या कुछ ऐसे होगा। तो माइंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेज होंगे अगर सिर्फ इस डेफिनेशन को लेकर चलेंगे। कैन डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजंस दिस राइट? कि डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन को बोल सकती है, इनके वो क्या ये बोल सकती है कि पर्टिकुलर रिलीजन वालों को वोट का अधिकार नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है डेमोक्रेसी में? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। अब फाइनली चौथा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? कौन सी डेमोक्रेसी को हम कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी? जो भी वो चाहते हैं क्या वो हर वो चीज कर सकते हैं डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रूलर्स हैं, या उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होंगी? यानी कि जब इलेक्शन होके बिठा दिया हमने उन्हें वहां पे और वो कुछ रूल्स लेकर आए, कुछ पॉलिसीज ऐसी लेकर आए जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, क्या लोगों के पास राइट है या कुछ कि उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकें, या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा गया जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशन लग सके? ऐसा तो नहीं कि अगर हम लिमिटलेस पावर दे दें तो वो करप्ट नहीं होंगे, करप्ट होने के चांसेस है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि वो उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजंस? क्या डेमोक्रेसी में ही कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि क्या राइट जो सिटीजन है उनके राइट्स की कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए डेमोक्रेसी में या नहीं? लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ये ना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे यानी कि डेमोक्रेसी में क्या क्या कंडीशंस पाई जाए। देखो मैं आपको बता दूं इसमें करने क्या वाला है। यानी कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन ली कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब फीचर्स पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ और फीचर्स पढ़ेंगे कि ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है जब तक के कुछ और ऐड ना हो जाएं। फीचर्स क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर एक फीचर्स पढ़ेंगे कि जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है ना, तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के द्वारा ली जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई और बैठा है। यानी कि अगर हमने किसी लीडर को चूज कर दिया वोट करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको डायरेक्टली इलेक्शन में वोट किया जाता है। एमपी एज एमपी बनते हैं, फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर। फिर उसी तरह प्रेसिडेंट को भी इलेक्टेड है हमारे यहाँ पे। वो अलग बात है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है बट इलेक्टेड होता है। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास में होनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि अब आर्मी वाले बैठे हैं या बिजनेसमैन बैठे हैं, बिजनेसमैन से वो पूछेंगे कि भाई ये बताओ ये वाली पॉलिसी पास करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो नंबर एक पहली कंडीशन है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होनी चाहिए? लोगों के पास में होनी चाहिए जिनको इलेक्ट करके भेजा है। अब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर अगर लोग यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिख दें, नंबर एक इसकी कुछ फीचर्स, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट उसके पास में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। अब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर तो उसके पास में हो गई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब ये बताओ अगर वो कुछ करप्ट निकली तो क्या उसको हटाना चाहिए? ये डेमोक्रेसी के अंदर ये भी तो एक होना चाहिए ना। करप्ट निकल गई, उसने कुछ चेंजेस कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर क्या फायदा रह जाएगा डेमोक्रेसी का? तो कुछ उसके अंदर लोगों को पास पावर होनी चाहिए ना। तो फेयर चांस ऑफ रिमूवल द प्रेजेंट गवर्नमेंट इफ दे विश, यानी कि इफ इट इज करप्ट, इफ गवर्नमेंट इज करप्ट तो उनके पास में रिमूव करने की पावर भी होनी चाहिए। यानी कि रिमूव करने की भी पावर किसके पास होनी चाहिए? लोगों के पास में पावर। ये मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ कि रिमूव करने की, उसको रिमूव किया जा सके, यानी कि इलेक्शन के थ्रू उसको रिमूव किया जा सके। किसको? प्रेजेंट गवर्नमेंट को। तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन ये होगी कि जो रिमूव करने का जो राइट्स है, क्या हर किसी के पास इक्वल रहेगा या किसी थोड़े से लोगों को इक्वल, थोड़े से लोगों को राइट्स रहेगा कि वो गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो करप्ट है वो क्या है उसको हटा सकते हैं? नहीं, ये इक्वेलिटी होनी चाहिए, यानी कि सबके पास में इक्वल राइट्स होने चाहिए। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो सबके पास, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? इक्वेलिटी होनी चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए। और चौथी हम कंडीशन पढ़ेंगे कि चलो ये सारी चीजें यानी कि इलेक्टेड रूलर भी है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास में है। फिर उसके पास में अगर वो करप्ट निकली तो कुछ जो लोग हैं उनके पास फेयर चांस हैं कि उसको प्रेजेंट गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन यानी कि वहां पे इक्वेलिटी है, यानी कि हर पर्सन के पास में सेम वोट के अधिकार हैं, उनकी वोट की वैल्यू सेम है। अब चौथी कंडीशन क्या है?
चौथी कंडीशन ये है कि अगर ये सारी कंडीशन पाई जा रही है, अभी भी उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। चौथी कंडीशन जब तक ना पाई जाएगी, चौथी कंडीशन क्या है कि उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। लिमिटेशंस भी होनी, किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये मैंने सिर्फ की पॉइंट लिख दिए और बाकी मैंने बोला था ना आपको कॉपी पेन लेकर बैठा करो ताकि आपको ये पॉइंट वाइज लिख सको। जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कीवर्ड मैंने लिख दिया, आप उसमें ऐड कर सकते हो, बाकी हम इसके थ्रू तो पढ़ेंगे। ओके, नंबर 1 देखो, मैंने बोला था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो ये बोलेंगे कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये कुछ हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद में आपको स्टोरी के थ्रू समझाएंगे, फिर उसके बाद में सिंपल आपको एक डेफिनेशन देंगे, पहला पॉइंट देंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर पहला पॉइंट है क्या। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब ये कुछ कंट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, पाकिस्तान का, कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999। 1999 में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जो कि आर्मी का लीडर था। ओके, he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो कानून को नाफिज कराता है, जो कानून को लागू करवाता है। तो वो एक तरीके से बन गया चीफ एग्जीक्यूटिव, सबसे बड़ा। अभी भी अगर अब कोई अगर कंट्री में कोई डिसीजन आएगा तो बगैर उसकी मर्जी के नहीं आ सकता, तो अपने अपने आप को उसने डिक्लेयर कर दिया। ओके, later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। उसके बाद में उसने सोचा, जब लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया और दूसरी जो वर्ल्ड लेवल पे उसका क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसने अपने आप को क्या बोला कि सन 2002 में 1999 में उसने किया था, 2002 आते आते तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं रेफरेंडम कराता। रेफरेंडम का मतलब ये होता है वोट नहीं होती वो, लेकिन डायरेक्टली लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप क्या चाहते हैं। तो रेफरेंडम कराया गया तो उसको परमिशन मिल गई, 5 साल तक और रह सकता है। अब रेफरेंडम रेफरेंडम का मतलब, इसका मतलब तो ये हुआ कि लोगों ने चाहा कि नहीं वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, वहां पे नॉन डेमोक्रेसी चाहिए। क्या ऐसे लोग बात कभी करेंगे अपने राइट्स का, चाहे वो कोई भी कंट्री हो XYZ, क्या ऐसा होने देगी? तो फिर यहाँ पे क्यों हुआ? तो अभी हम पढ़ेंगे जैसे जो जैसे मीडिया है या फिर जो एनालिटिक्स हैं, वो फाइंड आउट करेंगे कि वहां पे जो रेफरेंडम कराया गया ना वो मेल प्रैक्टिसेस थी, वो रियलिटी में रियल नहीं थी। वरना कौन चाहेगा अपने राइट्स का वायलेशन कराना। ओके, जिससे रेफरेंडम हुआ उसको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स organizations and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud। यानी कि वो, जैसे कि आजकल यहाँ पे बात चली है वोट चोरी की, कि यहाँ पे वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने बोला है कि 1 लाख समथिंग प्लस वोट क्या चोरी का इल्जाम लगाया है कि वो मेल प्रैक्टिसेस हैं। चलो उसके बारे में हम एक बाद में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो था ये मेल प्रैक्टिसेस थी, उनको उनको फोर्स किया गया, उनको जबरदस्ती धमकियां दी गई, तो इस तरह की चीजें कराई गई। तब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसी लीडर को 5 साल तक आगे तक रहना चाहिए। In August 2002, he issued a legal framework order। जो वहां का जो आर्मी लीडर था उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करके रख दिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा तो पावर किसके पास में रखेगा? वो ज्यादा लोगों के पास में, अपने पास में? अपने पास में, ऑब्वियसली वो अपने पास में रखेगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस ऑर्डर में क्या था कि जो नेशनल लेवल पे जो असेंबली है और प्रोविंशियल लेवल पे जो असेंबली है उसको वो डिक्लेयर कर सकता है कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, कि वो हटा सकता है उसको अगर वो उसके मतलब फेवर में काम नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा ये है कि वो क्यों हटाएगा उसको, अगर वो उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो हटाएगा। मतलब वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जैसे नेशनल लेवल पे असेंबली है, स्टेट लेवल पे, लेकिन फाइनल जो डिसीजन मेकिंग पावर कोई और ही ले रहा है, उसके अगेंस्ट अगर जाएंगे तो उनको हटा देगा। इसमें ये लिख दिया था इसमें। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, जो सिविलियन जो कैबिनेट थी यानी कि जिसको लोगों के द्वारा चूज किया गया था, इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। यानी कि सुप्रीम जो अथॉरिटी वो किसके पास थी?
आर्मी का जो लीडर था उसके पास में थी। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता था, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा था वो पपेट थे, वो सिर्फ कठपुतलियां थी। फाइनल डिसीजन कोई और ही ले रहा है, तो वो काहे की डेमोक्रेसी। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जब ये लॉ पास हो गया उसके बाद में नेशनल लेवल पे एंड असेंबली लेवल पे इलेक्शंस हुए। ओके, सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस। इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, और उनके पास में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास में कुछ पावर्स भी हैं, बट सिर्फ कुछ ही पावर्स हैं। और उनकी जो पावर है वो लिमिट है, लेकिन वो उनको लिमिट किसने कर रखा, वो अंडर प्रेशर है एक तरीके से। किसके? जो वहां का आर्मी रूलर है, जिसको लोगों ने नहीं इलेक्ट करके भेजा है। तो जो यहाँ पे तो पहली वाली कंडीशन नहीं पाई जा रही कि रूलर्स जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम इलेक्ट करके भेजें। तो पहली वाली कंडीशन हम बोल सकते हैं कि नेशनल एंड स्टेट लेवल पे जो असेंबली है उसमें तो पाई जा रही है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि वहां पे जिसको हमने भेजा है वहां पे, तो उस फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वही लें, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। लेकिन यहाँ पे कौन ले रहा? आर्मी ले रही। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास में है, जो कि जिसको इलेक्ट नहीं किया लोगों ने। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. यहाँ ये बता रहे हैं कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्यों हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। जब वो जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में थी जो कंट्री, जो मिलिट्री लीडर था, क्यों हमने उसको डेमोक्रेसी नहीं बोला उस टाइम पे? उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें से एक रीजन ये जो हमने अभी पढ़ा है। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? रूलर्स जो हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, जो नेशनल लेवल पे जो हैं और या स्टेट लेवल पे जो असेंबली है, कि उनको रियलिटी में लोगों के द्वारा चूज किया गया? नॉट क्वाइट। ये बोले कि नहीं, people may have elected the representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers। बोले कि एक तरीके से देखा जाए तो लोगों ने वोट तो किए उनको, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन नहीं पाई जा रही है, यानी कि नाम के लिए हमने उनको वोट करा दी और बाकी फाइनल डिसीजन कोई और ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतनी डेफिनेशन रखते शुरू में, वही डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, अगर इसको देखते तो वो भी डेमोक्रेसी कहलाती उस टाइम पे जब वो मुशर्रफ के अंडर में थी। लेकिन उसको हमने अनडेमोक्रेटिक क्यों बोला? दूसरी कंडीशन वहां पे एब्सेंट थी, फाइनल डिसीजन कोई और ले रहा था जो कि इलेक्टेड नहीं था। ठीक है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसी और के द्वारा ले जा रही थी। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन ले ही नहीं सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे और परवेज मुशर्रफ जो थे उस टाइम पे फाइनल डिसीजन वो ले रहे थे, और उनमें से कोई भी लोगों के द्वारा चूज करके नहीं भेजा गया था। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। इसी तरह बहुत सारी जो डिक्टेटरशिप हैं और मोनार्कीज हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। ओके, हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया इसके बारे में। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। कि उनके पास में इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है और नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, बट रियल पावर किसके पास है? आर्मी के पास में। तो जो हम इलेक्ट करके जिसको भेज रहे हैं उसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको लोगों ने इलेक्ट करके नहीं भेजा। अगर ऐसा हुआ, फाइनल डिसीजन कोई और ही ले रहा है, तो दैट मीन्स अब वहां पे उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। हाँ, अभी बोले कि द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये बोलेंगे कुछ ऐसी कंट्री भी हैं जो कि फाइनल डिसीजन, वहां पे कोई आर्मी का रूल नहीं है, वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पे फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वो जब तक दूसरी वाली कंट्री उसको अप्रूव नहीं करेगी, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश वाले अगर अप्रूव नहीं करेंगे तो वहां पे वो फाइनलाइज नहीं हो सकता डिसीजन। तो ऐसी कंट्री को भी हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक ही बोलेंगे। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल।
तो यहाँ पे इससे हमें फर्स्ट फीचर क्या निकल कर आता है, दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, वो क्या है कि इन अ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे जाएंगे कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होनी चाहिए, उन लोगों के पास में जिनको इलेक्ट करके लोगों ने भेजा है, जो मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये पहला फीचर्स है। आप उसके लिए आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, दूसरा अब ये फिर स्टोरी के थ्रू आपको बताएंगे। दूसरा जो फीचर्स है उसके बारे में मैंने जैसे आपको बताया था कि लोगों के पास में फेयर चांस होना चाहिए कि वो उसको रिमूव कर सकें, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है अगर वो करप्ट निकली, अगर लोग चाहते हैं उसको, तो उनके पास में फेयर चांस होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन आप ये बताएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इसके अंदर पढ़ते हैं, देखते क्या होता है। अभी कुछ चाइना के एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Konunggo Renmin Daibago Dahuai। ये कुछ नेम है चाइनीज और केस प्रॉपर्ली नहीं प्रोनाउंस होता है, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, यानी कि वहां पे हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो पहली वाली कंडीशन तो पाई जाती है, 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, पहली वाली वहां पे कंडीशन पाई जा रही है, और इलेक्टेड जो रूलर है वही फाइनल डिसीजन भी ले रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन भी पाई जा रही है, यानी कि पहला फीचर्स पाया जा रहा है वहां। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि फाइनल डिसीजन वो ले रहे हैं। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। चाइना में 3000 कुछ मेंबर्स हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है चाइना में। ये कुछ कंडीशन बता रहे हैं चाइना की, और ये फिर दूसरा फीचर इसी में बताएंगे कि दूसरा फीचर ऐड करेंगे, नहीं पहला वाला फीचर यहाँ पर पाया जा रहा है। फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, जो वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है, वही ले रही है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स जो हैं वो आर्मी के द्वारा भी चूज किए जाते हैं, बट ओके। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बट यहाँ बना कैच, यहाँ पे जो है सेंट्रल लेवल पे सिर्फ एक ही पार्टी है। अगर दूसरी पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, दूसरी पार्टी को, तो इसके अंडर में रह के इसके अप्रूवल लेके ही कर सकता है। तो ऐसे ही तो कोई भी मान के चलो इसके अंडर में 8 पार्टी हैं, जो यहाँ पे एग्जांपल देंगे, तो उन्हीं पार्टी के कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। अब मान के चलो ये जीते चाहिए, जीते चाहिए, जीते चाहिए चाहिए, लेकिन रूल करेगा कौन, जो एक ही पार्टी होगी। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर तो इसके पास में ही रहेगी। लोगों अगर यही करप्ट है ऊपर में जो है, तो क्या लोगों के पास फेयर चांस है कि इसको रिमूव कर सकते हैं? नहीं। तो कैसे हम उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? मान के चलो ये जो नीचे की 8 पार्टी है, ये अगर करप्ट है इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर यही करप्ट है तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? कहोगे जी हमारी कंट्री में फिर कैसे? हमारी कंट्री में बीजेपी है, कांग्रेस है, वो बहुत सारी अलग अलग, वो अलग बात है, 3 बार से बीजेपी जीत रही है, बट वहां पे एटलीस्ट उन्होंने मौका तो दिया हमारी कंट्री में, दूसरी पार्टी को भी इलेक्शन लड़ने का मौका तो है ना, फेयर चांस है ना, लोगों के पास वोट का अधिकार है कि वो चाहें तो उसको हटा सकते हैं इलेक्शंस में। ओके, वो देखते हैं आगे। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनको अप्रूवल चाहिए। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002-2003। यानी कि 2002-2003 में जो इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें सिर्फ वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता था जो या तो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता हो, या फिर उसके अंडर में जो उससे अलाइड हैं 8 पार्टी हैं, या उसी से बिलोंग करता हो। उसके अलावा वो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। तो लोगों के पास में रियल चॉइस है कहाँ? तो रियल चॉइस नहीं है ना। हाँ, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के पास में ही पावर रहेगी। तो अगर वही करप्ट है तो हटाएंगे कैसे उसको? सिंस, अब ये चाइना का एग्जांपल ले लिया, अब ये एक और एग्जांपल लेंगे मैक्सिको का। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। ये कंट्री है अमेरिका में, तो वहां पे भी क्या हुआ, जब से इंडिपेंडेंस उनको मिली 1930 में, जब से वहां पे हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो कंडीशन पाई जा रही कि अब वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। चलो,
द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, और वहां पे कहीं मिलिट्री का भी रूल नहीं रहा। यानी कि जो पहला फीचर था कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होनी चाहिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो भी यहाँ पे एब्सेंट है। वो नहीं, मतलब वो यहाँ पे क्या है कि किसके पास में होनी चाहिए, किसके पास में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री के पास में फाइनल डिसीजन नहीं, फाइनल डिसीजन उनके पास में होनी चाहिए जो इलेक्टेड रूलर्स हैं। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ओके, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन अंटिल 2000 कब हुई थी, 1930 में, और सन 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोचो 1930 से 2000 तक इलेक्शन में सिर्फ पीआरआई जीतती आ रही है। सीरियसली, क्या इतनी ज्यादा पॉपुलर थी? अब देखेंगे ये जीतती क्यों आ रही है, इसके रीजन पीछे है क्या। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस, अपोजिशन जो पार्टी थी वहां पे इलेक्शन, वो इलेक्शन करती थी। यानी कि चाइना जैसी कंडीशन नहीं थी वहां पे। चाइना में तो दूसरी पार्टी है ही नहीं, तो लोगों के पास में फेयर चांस नहीं है वहां पे भी। मेक्सिको में अपोजिशन पार्टीज हैं, यानी कि एक पीआरआई है और दूसरी भी गवर्नमेंट है। जैसे दूसरी भी वहां पे पार्टीज हैं, जैसे कि यहाँ पे बीजेपी है, फिर कांग्रेस है, और दूसरी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं। तो इसी तरह वहां पर भी हैं, लेकिन फिर भी जीतती हुई आ रही है। जादूगर तो नहीं है वो, तो देखते हैं क्यों जीतती हुई आ रही है। बट अपोजिशन पार्टी वहां पे इलेक्शन करती है, बट नेवर मैनेज टू विन, बट वो कभी जीत नहीं पाई बेचारी। अब इससे कहेंगे कि ये तो भाई अच्छी बात है, वो तो इलेक्शन तो हो रहा है ना, लेकिन अगर इलेक्शन में धांधली हो रही है, मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उसको फेयर कंडीशन नहीं बोलेंगे। अब लोग बाग अगर उसको हटाना भी चाह रहे हैं, पीआरआई को हटा ही नहीं पा रहे हैं। वोट के अधिकार उसी पे हैं। वोट चोरी करके लोगों की वोट कम कर दो, बढ़ा दो। जहां पे तुम्हें लग रहा है कि लोग हमें हमें ही वोट करेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बढ़ा दो। जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे वोट ही नहीं करेंगे, उसमें घटा दो। मरे हुए को जिंदा कर दो। मतलब ऐसी अगर प्रैक्टिसेस होंगी, तो क्या वहां उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। द पीआरआई वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो मैनी डर्टी ट्रिक्स, यानी कि वो बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी चालें चलती थी जिससे वो इलेक्शन जीतती थी, बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस करती थी। अब वो क्या है? ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर, मान के चलो आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, या फिर कुछ भी गवर्नमेंट के ऑफिसर हो ना, तो आपको एक तो मीटिंग को अटेंड करना है कंपलसरी। मतलब उसके अगेंस्ट में तुम बोल ही नहीं सकते कुछ। वैसे तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, बोल ही नहीं सकते। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट schools used to force parents to vote for the PRI। अब जो टीचर्स थे, जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर थे, उनको भी बोला जाता कि आप भी उनके पेरेंट्स को, बच्चों से बोलते थे कि आप उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आप भी पीआरआई को ही वोट दें, वरना तो धमकियां मिलती होंगी कि आपके बच्चों को फेल कर देंगे। इस तरह की बहुत सारी। अब बेचारे फादर या मदर क्या करेंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे? उन्हीं को वोट डालेंगे। तो ये भी मेल प्रैक्टिसेस हुई ना। उनके पास में रियल चॉइस कहाँ है हटाने के लिए उनको? मीडिया मीडिया जो बहुत रोल निभाती है, एक तरीके से बोला जाता है कि ये जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अ, लेकिन ये बोलें कि वो भी किसके अंडर में थी, किसके अंडर में थी? वो भी पीआरआई के अंडर में थी। दूसरी जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी, उनको क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ और काम ही नहीं करती थी। यानी कि एक तरीके से गोदी मीडिया बोल सकते हो आप। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी जो एक्टिविटीज थी उनको तो बताती नहीं थी वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो कितनी वो गवर्नमेंट के लिए, अगर गवर्नमेंट मेल प्रैक्टिसेस कर रही है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है, उसको हाईलाइट नहीं करती थी लोगों के दरमियान। लेकिन करती क्या थी? एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। सिर्फ उनको क्रिटिसाइज ही करती थी। अगर उसने कहीं पे कुछ बोल दिया, तो उनको क्रिटिसाइज करने के अलावा मीडिया के पास कुछ काम नहीं था। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes। कभी कभी उसे लगता था कि यहाँ पे मुझे ज्यादा वोट नहीं आएंगे, तो वो क्या करती थी? पोलिंग बूथ को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देती थी। जो लोग बेचारे जो गरीब हैं, वो जा ही नहीं पाते थे, या गरीब नहीं, मालदार भी होते हैं, तो उनके पास में, या वो सोचेंगे कि यार हम कैसे जाएं वहां पे, छोड़ो यार, जो भी आएगा जीतेगा तो वही, छोड़ो अब क्या करेंगे। तो वो भी नहीं जा पाते थे बहुत सारे। तो इसलिए वो
PRI ही जीतती थी, जहां पे उसे लगता था नहीं कि जो उससे बन सकता था वो करता था अपने आप को पावर में रखने के लिए। PRI कब से 1930 से लेके 2000 तक, सीरियसली। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. PRI जो थी वो लार्ज सम ऑफ मनी को मतलब बहुत ज्यादा पैसा इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी। आप कहेंगे कि जी सर यहाँ पे भी तो होती है, ऑफ कोर्स होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, बट मेल प्रैक्टिसेस, जब तक मेल प्रैक्टिसेस नहीं पाई जाएंगी तब तक हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये डेमोक्रेसी नहीं, ये नॉन डेमोक्रेटिक है। हाँ, अगर मेल प्रैक्टिसेस पाई जाए तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, खतरे में। ओके, should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? Reading these examples we get a sense that we cannot. अब ये बोलें कि हमने जो दो एग्जाम्पल चाइना का दिया, एक मेक्सिको का दिया, क्या हम इन सबको पढ़ने के बाद बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी है? ऑफ कोर्स नॉट, बोल नहीं बोल सकते हम। चाइना में तो एक ही पार्टी है, तो दूसरी पार्टी है ही नहीं, तो उनके पास तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं। मेक्सिको में दूसरी पार्टी है, और भी पार्टी है, लेकिन ये जो PRI है ये इतनी मेल प्रैक्टिसेस करती हैं, इतनी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक वे में अनफेयर प्रैक्टिसेस करती है। कभी पोलिंग बूथ को ही कैप्चर कर लिया, कभी वोट में धान लिए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी टीचर्स को, कभी पेरेंट्स को मैनिपुलेट किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनिपुलेट करके वो पावर में रहती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या लोगों के पास में फेयर चॉइस होगी उनको रिमूव करने की? ऑफ कोर्स नॉट, तो इनको हम डेमोक्रेसी भी नहीं बोलेंगे। ओके, ये बोलेंगे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हियर। कौन कौन सी? अब देखिए चाइना के बारे में बताएंगे। इन चाइना इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, वहां पे तो लोगों के पास में कोई सीरियस चॉइस है नहीं। ओके, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट, उनको तो रूलिंग पार्टी को चूज करना है, और जो उनके द्वारा, उस पार्टी के द्वारा जो भी कैंडिडेट को, जिनको भी अप्रूव किया गया, सिर्फ उन्हीं को इलेक्ट करना है, उन्हीं को चूज करना है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या इसको हम रियल चॉइस बोल सकते हैं? नहीं। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, पीपल people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. मैक्सिकन एग्जाम्पल में जब हम मेक्सिको का देखा तो वहां पे तो चॉइस थी दिखने में, लेकिन रियलिटी में नहीं थी उनके पास में, क्योंकि वहां पे मेल प्रैक्टिसेस हो रही थी। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, कोई ऐसा था ही नहीं चाह रहा कि हम रूलिंग जो पार्टी है उसको हटा ही सकें बिल्कुल। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, कि यहाँ पे फेयर इलेक्शंस नहीं है। अगर लोगों को लग रहा है कि चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है और मेक्सिको में जो PRI है वो ही करप्ट हैं, तो क्या उनके पास में, लोगों के पास में फेयर चांस है उसको रिमूव कर सके? नहीं। तो दूसरी कंडीशन यही है कि लोगों के पास में फेयर चांस होना चाहिए, ताकि वो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है जो कि करप्ट है उसको रिमूव कर सके। Okay, we can thus add a second feature to our understanding of democracy. सेकेंड फीचर अब ऐड करेंगे, उसकी डेफिनेशन नीचे पढ़ेंगे। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, कि अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं कहीं पे, इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग बाग, तो ये सिर्फ सफिशिएंट, यही सिर्फ सफिशिएंट नहीं, कुछ और भी कंडीशन है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, यानी कि वहां पे जो अल्टरनेटिव्स हैं कि अब हम चाहे तो इसको चूज कर लें, चाहे तो इसको चूज कर लें, चाहे तो दूसरी पार्टी को चूज करें, यानी कि जो भी करप्ट होगी उसको हम हटा सकते हैं। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश सो, यानी कि वो इस चॉइस को यूज करके एग्जिस्टिंग रूलर्स है, अगर वो करप्ट है, अगर वो चाहते हैं उसको हटाना, तो वो उसको हटा सकें। तो इसी से हमारी क्या निकलती है, दूसरा फीचर निकलता है। वो क्या है? ये है आपका दूसरा फीचर। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो भी करंट में जो रूलर्स हैं वो वो क्या है, वहां पे हार सके, ऐसी कंडीशंस वहां पे फुलफिल होनी चाहिए कि वो वहां पे हार सके। ऐसी कंडीशन नहीं मैक्सिको की तरह कि वो हार ही नहीं सकते। और PRI जो है वहां पे हार ही नहीं सकती, या फिर चाइना में वो भी नहीं हार सकती, वो तो वहां पे तो दूसरी पार्टी है ही नहीं, तो वो भी नहीं हट सकती रूलिंग से, तो वहां पे ऐसी कंडीशन पाई जानी चाहिए।
ओके, तो दूसरी है, वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। ये बोलेंगे और डीपली हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में ये सारी चीजें। अब दो कंडीशन हो गई, दो फीचर्स हमने बता दिया आपको कि एक तो ये कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड जो लोग हैं, इलेक्टेड जो रूलर्स हैं उनके पास में होनी चाहिए, और लोगों के पास में दूसरी कंडीशन ये है, दूसरा फीचर्स ये है कि लोगों के पास में रियल चॉइस हो कि वो उसको रिमूव कर सकें इलेक्शन के थ्रू। तीसरा है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसको भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। अब यहाँ बताएंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि पहले ऐसा होता था कि जो जिनके पास में जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर ये ऐसा कहीं पे हो रहा तो उसको भी डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। ओके, अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि 18 या 18 प्लस, या किसी भी कंट्री में जहाँ पे जो भी एज रखी गई है वोट के लिए, तो उस एज और उससे ऊपर के जो लोग हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबको इक्वली वोट का अधिकार हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसको बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये क्या है, पूरी दुनिया में ये एक्सेप्ट हो चुका है कि जो भी एडल्ट है, जहां पे भी एडल्ट की डेफिनेशन है कि इस एज में, पर्टिकुलर एज में आदमी एडल्ट हो जाता है, तो उस एज के और उससे ज्यादा एज के क्या वोट का अधिकार सबको है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये पूरी दुनिया में आजकल क्या है, एक्सेप्ट है। ये देर आर मेनी इंस्टांसेज ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे इक्वल राइट नहीं दिया जाता है। वो कौन कौन से, यहाँ पे ये तीन देंगे। नंबर एक दिया है कि अंटिल 2015, सन 2015 तक इन सऊदी अरबिया वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। उनको लगता था कि औरतों के पास में दिमाग ही नहीं है, वो जल्दी से वो किसी को चूज नहीं करेंगे अच्छे को, वो सिर्फ अपने सगे या फिर अपनी ऐसे ही। तो उनको लगता था कि फीमेल के पास में क्या राइट वाइट नहीं होने चाहिए 2015 तक। उनके बाद में उनको कल आई कि यार फीमेल को भी राइट्स देने चाहिए, वोट का अधिकार देना चाहिए। तो ये 2015 तक ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये हमें लगता है कि शायद बहुत पुराना है, नहीं अभी तक भी चला है, और कहीं कंट्री में तो अभी भी है, उनको इक्वल राइट नहीं है, वोट का अधिकार नहीं है। अभी होने के एस्टोनिया, अभी की कंट्री है, हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। ये यूरोप में कंट्री है जो रशिया के पास में है। तो अभी बोलेंगे जो रशियन माइनॉरिटी है ना, अगर उन्होंने अपने सिटीजनशिप के रूल्स इस तरह बनाए हैं कि अगर कोई रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो उसको वोट का अधिकार एक तरीके से नहीं है। तो वहां पे भी क्या है, इक्वेलिटी नहीं है, वोटिंग लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नॉन इनइक्वेलिटी, यानी कि वहां पे इनइक्वेलिटी है। अब ये तीसरी कंट्री का एग्जांपल लेंगे, इन फिजी। फिजी ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास में एक कंट्री है। द फिजी in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। यानी कि अगर कोई वहां पे इंडिया से लोग चले गए हैं और वहां पे जाके वो रहने लगे हैं, तो उनको बोलेंगे जैसे इंडियन फिजियन, जैसे कि इंडिया अमेरिका, अगर कोई इंडिया से जाकर वहां पे शिफ्ट हो गया तो उनकी जो वोट की वैल्यू है, और वहां के जो पर्टिकुलर लोग हैं वहीं के रहने वाले हैं इंडिजीनियस लोग, तो उनकी वैल्यू ज्यादा है वोट की वैल्यू। मान के चलो उनकी वोट की वैल्यू 10, इंडियन जो है या दूसरी जो अदर कंट्रीज के हैं तो उनकी वोट की वैल्यू है 1। तो अगर ये मान के चलो 100 बंदे भी किसी को डाल देंगे और ये 11 बंदे डाल देंगे, तो जीतेगा कौन, जिन्होंने इन्होंने जो वोट किया है कि वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंट्री को भी हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। ये तीन कंट्री के एग्जांपल दिए हैं। अब बोलेंगे डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी के अंदर फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट पॉलिटिकल लेवल पे तो होनी चाहिए कि वोट का अधिकार सबके पास में इक्वल होना चाहिए। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड क्या, अब थर्ड क्या है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। कि हर किसी के पास में एक वोट का अधिकार हो, सिर्फ एक वोट, एक से ज्यादा नहीं। यानी कि ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर का लड़का है तो उसके पास में एक से ज्यादा वोट होंगे, या बिजनेसमैन का लड़का है तो उसके पास एक से ज्यादा वोट होंगे। सबसे पहले तो 1 पर्सन, एक पर्सन, उसके पास में पर्सन मतलब सब, उसमें मेल फीमेल जो भी एडल्ट है, सब गरीब मालदार सब, 1 पर्सन 1 वोट।
उसके पास में सिर्फ एक ही वोट का अधिकार हो, उससे ज्यादा नहीं, और वन वैल्यू, उस वोट की सिर्फ एक ही वैल्यू हो, तो ये हमारा थर्ड फीचर हो गया। और इसके बारे में वी शैल रीड हाँ वी शैल रेड मोर अबाउट इट इन चैप्टर 3 में इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अब चौथा एक फीचर्स है, उसको और कवर कर लेते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। मैंने आपको बताया था कि चौथा फीचर्स क्या है कि उसके ऊपर क्या हो, लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। अगर मान के चलो उसने बन गया, वो वहां पे तीनों कंडीशन, तीनों फीचर्स जो हैं वो पाए गए, लेकिन वो क्या है, अब उसने कुछ चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दिया, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी कंट्री की, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म, तो उसको वायलेट करने स्टार्ट कर दिया। रिलीजन के नाम पे लोगों के दरमियान ऐसी पॉलिसीज लाना स्टार्ट कर दिया जो कि डिवाइड करे लोगों को। तो अगर क्या ऐसे उसके पास राइट्स हैं, ऐसे उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस नहीं लगनी चाहिए, ऑफ कोर्स लगनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980, कि जिम्बाब्वे को 1980 में उसको आजादी मिल गई, इतना हम पढ़ेंगे। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ, एक पार्टी है जानु पीएफ, द पार्टी हैड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसा कि हमारी कांग्रेस है उसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, तो इसी तरह वहां पे जानु पीएफ उसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम से लेके जानु पीएफ ने क्या किया, लगातार क्या किया, रूल करती रही। अब कोई कैरिज्मेटिक रूलर है, मतलब सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स गुड, बट अगर वहां पे कुछ मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं या उसने कुछ छेड़खानी कर दी, कुछ ऐसी चेंजेस ला दी कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको हटाया ही नहीं जा सकता, तो उसको डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे, यानी कि उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल इट्स लीडर रॉबर्ट मुगेब रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जो रॉबर्ट मुगेब है और उनका जो लीडर है, जब से आजादी मिली तब से वो रूलर है वहां पे। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानु पीएफ। इलेक्शन तो वहां पर होते थे, बट हमेशा जानु पीएफ जो पार्टी थी उसी के द्वारा इलेक्शन क्या जीता जाता था। प्रेसिडेंट मुगेब was popular but also used unfair practices इन इलेक्शंस। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर तो था, क्योंकि भाई जैसे कि जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, तो शुरू के जो इलेक्शंस रहे हैं, तो उसमें जनरल जो इलेक्शंस थे, तो उसमें वही जीतते हुए आ रहे थे बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। फिर धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई, फिर जब जवाहरलाल नेहरू चले गए, फिर उसके बाद में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, फिर जो उनके बाद में जो आए, तो फिर वहां पे अलग अलग जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो पावर में आना स्टार्ट हुई धीरे धीरे, और फिर आगे तक वो हम पढ़ेंगे। तो अनफेयर प्रैक्टिस, तो उससे कुछ अनफेयर प्रैक्टिस भी क्या करता था। अनफेयर प्रैक्टिस कैसे होती है, कैसे हो सकती है, जैसे वोट में धांधली कर दो, पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लो, और या कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दो कि राइट सिर्फ मेरे पास होंगे, चाहे मैं इलेक्शन में हारूं जीतूं, मतलब कुछ भी चेंजेस कर दो। ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। यानी कि उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपनी पावर को बढ़ाऊं, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। और उसने चेंजेस करने स्टार्ट किया, अपने आप को अकाउंटेबिलिटी लेने से मना कर दिया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने एक्शंस की, यानी कि अगर वो कुछ पॉलिसीज लेकर आए जो कि अगेंस्ट में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसान लोग, वो अफेक्ट कर रही थी किसानों को, किसानों ने क्या मुद्दा रेज किया, तो गवर्नमेंट ने उसको कुछ चेंजेस किए। तो ये क्यों हो पाया हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन वहां पे अगर कहीं पे ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, अगर उससे लोग बाग अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कंट्री को हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक बोलेंगे। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्बेड। जो अपोजिशन पार्टी थी उनको क्या किया, उनको परेशान किया गया, और उनकी जो मीटिंग थी उनको भी होने से एक तरीके से उनको डिस्टर्ब किया गया, उनकी जो डिनाई किया गया, उनको मना किया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। सोचो, क्योंकि यहाँ पे तुम पीएम को क्रिटिसाइज कर सकते हो अगर वैलिड पॉइंट है, तभी तो आजकल वोट चोरी का जो इल्जाम है हर कोई खुलेआम बोलता है, उनके पास वैलिड रीजन है। तो ऐसे क्यों हो पा रहा है हमारी कंट्री में, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन वहां पे उसने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अगर किसी ने बोला तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, तो इलीगल बोल दिया गया। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, कि आप ना लॉ बना दिया कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते।
हमारे यहाँ पे ऐसा लॉ नहीं है। बोलते हैं कि ब्लैक, मतलब चलो उसके बारे में बातें करेंगे, बाद में बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तो देखो ना, क्रिटिसिज्म चल रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट के सबको जेल में डालिए, एक दो केसेस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उस फिर वो प्रॉपर उसका वैलिड रीजन देते हैं। ओके, television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. टेलीविजन और जो मीडिया, मतलब पूरी मीडिया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, कोई भी हो, तो उसको गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया। जो गवर्नमेंट बोलेगी सिर्फ उसी को वो लिखेंगे, उसी को बोलेंगे, उसके अलावा उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है उससे ज्यादा। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। बट इंडिपेंडेंट रूलर थे वहां पे, इंडिपेंडेंट जो न्यूज़पेपर थे, या फिर इंडिपेंडेंट वहां पे जर्नलिस्ट थे, लेकिन जो भी उसके अगेंस्ट में बोलते थे उसको उठा के जेल में डाल दिया करते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट and pressurized judges. He was forced out of office in 2017. 1980 से 2017 तक भाई उसका रूल रहा। जजेस को भी प्रेशराइज करता था कि मेरे साथ ही काम करो और जो मैं बोलूँ सिर्फ उसी पे रहो, मेरे अगेंस्ट में कोई डिसीजन मत देना। तो 2017 में उसको हटाया गया। सोचो 1980 से 2017 तक। तो इसलिए अगर कोई किसी को हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिठा दिया, वो हमने इसलिए बिठाया था क्योंकि हमारे पास में क्या है, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, हम सोचते हैं इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती सबके पास में सेम नॉलेज। तो हम कुछ रूलर्स को, कुछ आदमियों को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं ताकि वो निभाए। अगर हम उसको ज्यादा पावर दे देंगे, लिमिटेशंस कुछ लगाएंगे नहीं, तो वो करप्ट होने के चांसेस हैं या नहीं? हैं, ऑफ कोर्स हैं। देखो इतनी कंट्रीज के थ्रू हमने एग्जांपल देखें। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. यानी कि पॉपुलर रूलर्स होना चाहिए कंट्री में, बट ये सफिशियंट नहीं है। यानी कि ऐसा ना हो कि आर्मी, जैसे हमने बोला था कि पहली कंडीशन फीचर्स की, कि आर्मी के अंडर में ना हो या किसी और के अंडर में ना हो, वो क्या हो, फाइनल डिसीजन उसके पास में होना चाहिए, बट क्या उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस ना लगाएं? अगर नहीं लगाएंगे तो कंडीशन कैसे आएगी? इन कंट्रियों के थ्रू हो जाएगी, इन कंट्रियों की जैसे ही हो जाएगी। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। वो तो अनडेमोक्रेटिक बन सकती है, वो छेड़खानी कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला दे तो वो बन सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। इफ यू विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। अगर हम किसी डेमोक्रेसी को ये जानना चाह रहे हैं कि ये कितनी डेमोक्रेटिक है, तो हमें इलेक्शंस को देखने चाहिए, वो फेयर हैं या नहीं। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। बट इसी तरह इक्वली इंपॉर्टेंट दूसरा फीचर्स क्या है कि इलेक्शन से पहले क्या हो रहा है, इलेक्शन के बाद में क्या हो रहा है, वो सब भी देखें। इलेक्शंस हो गया, फेयर तरीके से हुआ, लेकिन बाद में उसने चेंजेस किए, अपनी पावर को बढ़ा दिया और ये बोला कि कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो इसमें भी तो इसको भी तो हमें क्या ओवरकम करना चाहिए ना, इस प्रॉब्लम को भी। ओके, बट इट इज, हाँ, देयर शुड बी सफिशिएंट रूम for normal political activity, including political opposition in the period before elections। यानी कि वहां पे political activity हो, जो different opposition parties हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें, उनके पास में भी चॉइस होनी चाहिए, वो भी लोगों को जाकर बोल सकें कि हम ये काम करेंगे, हमको वोट दीजिए। उनके पास में फुल क्या होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए कि वो भी अपनी बातों को लोगों तक रख सकें। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या इससे क्या पता चलता है कि कि वो बेसिक राइट्स जो सिटीजन्स के हैं उसके रिस्पेक्ट करे गवर्नमेंट, उनका वायलेशंस ना करे। दे शुड बी फ्री टू थिंक, उनके पास में सोचने की आजादी होनी चाहिए। टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस। यानी कि वो एसोसिएशंस बना सके, कोई तंजीम बना सके और वो पब्लिक में जाके प्रोटेस्ट कर सकें, वो कुछ अपनी आवाज उठा सकें। तो ऐसी चीजें, वो अगर गवर्नमेंट करप्ट है तो उसको क्रिटिसाइज कर सकें। तो लोगों के पास में ऐसी चॉइस होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट, और इनके ऊपर कोई लिमिटेशंस भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लिमिटेशन ऐसी हो सकती है कि अगर मान के चलो लोग बाग वो हथियार उठा लें,
तो वहां पे लिमिटेशंस लग सकती हैं, बट बगैर हथियार के ऐसे ही अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल वे में, तो उनके पास में ये राइट्स होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट इसको भी कब करने की कोशिश करती है, इसको भी छीनने की कोशिश करती है, तो वो डेमोक्रेटिक उसके अंदर टेम्परामेंट नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, अनडेमोक्रेटिक का वहां पे चांसेस ज्यादा हैं। दे शुड बी फ्री टू थिंक, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। हर कोई क्या इक्वल होना चाहिए, कानून की नजर में हर एक बराबर होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन। यानी कि वहां पे कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो कि अगर गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आती है जो वायलेशंस कर रही है फंडामेंटल राइट्स का, लोगों के राइट्स का, तो वो जाके जुडिशरी में उन जाके उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। तो जुडिशरी उसके खिलाफ भी कुछ क्या कहते तभी तो दे सकती है ना उसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, जब वो इंडिपेंडेंट होगी खुद। जैसे हमारी कंट्री में सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन पे लिमिटेशंस लगा दी गई गवर्नमेंट के अंदर कि इसके खिलाफ तो कानून बना ही नहीं सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, हम कोई भी रिलीजन चूज करते हैं, कर सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी है, रिलीजन की बिना पर हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप बोलोगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट तो आया था, उसमें तो रिलीजन के अगेंस्ट था, वो अभी भी फाइनलाइज तरीके से नहीं हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है। वैसे एप्लीकेबल हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो फाइल है, अभी भी वो चलता रहता है। लेकिन चलो उसके बारे में नहीं करते हैं अभी ज्यादा। सिमिलरली देर आर सम, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वी शैल रेड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में यानी कि बहुत सारी चीजें हम अलग में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ मिनिमम कंडीशंस हम जान लेते हैं। अब यानी कि सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाए, इलेक्शंस हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, कुछ ऐसी भी हैं कि गवर्नमेंट उनके अंदर में काम करे। A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. Democratic government है, अगर वो बोले कि मैं इलेक्शन में जीती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। भाई हमारे राइट्स हैं, उनका कैसे तुम अगेंस्ट में कुछ पॉलिसीज लेकर आ सकते हो? इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के तुम्हें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। इन पर्टिकुलर इट हैज टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। कुछ माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटीज हैं, जो मेजोरिटी है, अगर उनकी गवर्नमेंट है तो माइनॉरिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ consultations. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. यानी कि कौन, अब क्या है यहाँ पे, जो माइनॉरिटीज हैं और each office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, राइट्स दिए गए हैं, तो उनको वो फुलफिल करने पड़ेंगे। Okay. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. यानी कि ये जितने भी है ना, जितने भी जिनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो सिर्फ लोगों को ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है, बट दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी जवाबदेह हैं। यानी कि ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही सब हैं। वी शैल रेड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4। ये सब बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं कि अगर गवर्नमेंट चूज हो गई, इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद में वो रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ चीजों के, फ्रीडम, लोगों के राइट्स की उनको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रख के पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, या वरना उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। ओके, बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इससे हमें क्या निकल कर आता है? एक फाइनल फीचर्स निकल कर आता है, यानी कि अगर वो इलेक्ट होकर आ गए, इलेक्शंस कंप्लीट हो गए, लेकिन उन्होंने चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए, माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दिए, या उनके फंडामेंटल जो राइट थे उनके अगेंस्ट में पॉलिसीज लाने लग गए, तो इससे हमें एक सेंस निकल कर आता है कि उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लगनी चाहिए। तो फाइनल फीचर क्या है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। यानी कि सिटीजन्स के जो राइट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेट किए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके ही अंडर में गवर्नमेंट काम करे। तो सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कुछ नहीं ला सकती, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ गवर्नमेंट नहीं बोल सकती, ये उसी को बोलेंगे फिर डेमोक्रेसी। ये फाइनल फीचर्स था, ये मिनिमम कंडीशन पढ़ी है हमने अभी तक। इसके अगर यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं पाएगी किसी कंट्री में, तो हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे। ओके, तो अब ये समरी बता रहे हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी समरी। अगर आप चाहें तो यही समरी, इसके ही नोट्स बना लें आप, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। Summary definition. Let us sum up the discussion so far. We started with the simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. ये हमने शुरू में स्टार्ट किया था, बट उसके अलावा हमने देखा था कि यार ये डेफिनेशन सिंपल काफी नहीं है, कुछ और फीचर्स होने चाहिए, कुछ और पॉइंट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको भी पाया जाना चाहिए अगर किसी कंट्री को अपने आप को बोलना है कि मैं डेमोक्रेसी हूँ। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. इसके अंदर कुछ की वर्ड्स हैं, कुछ रेज्ड क्वेश्चन रेज हुए थे, अगर हमने जब तक उनको सोल्व नहीं कर लिया, रिजोल्व नहीं कर लिया, तब तक हमने देखा कि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स वी वर्कड आउट 4 फीचर्स इन ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने 4 फीचर्स पढ़े यहाँ पे। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, नंबर 1 क्या था कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। अगर वो करप्ट हैं, इफ दे आर करप्ट एंड लोग बाग चाहते हैं उनको रिमूव करना, तो उनके पास में फेयर चांस होना चाहिए। और फेयर चांस के नंबर इससे से तीसरा निकल कर आता है क्या कि दिस चॉइस, जो फेयर चॉइस है, जो लोगों के पास चॉइस है उनको रिमूव करने की गवर्नमेंट को, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे होना चाहिए, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एंड लास्ट है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। तो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी, 4 फीचर्स पढ़े इसके, कि यहाँ पे अगर कहीं पे ये चीज नहीं पाएगी तो उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, अनडेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। तो इस तरह हम आप इसको यहीं पे खत्म करते हैं। दूसरे चैप्टर, जब दूसरी वीडियोस में हम इसका जो लास्ट जो बचा है कि वाई डेमोक्रेसी और ब्रॉडर लेवल पे डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, आपको एक्सप्लेन किया है, आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं। और नोट्स जो मैंने बोला है, मैंने जो लिखे हैं थोड़े बहुत, ये मैं जो बोलता था आप उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। सिर्फ अगर मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं आप उनकी बिना पर सोचेंगे कि हम आंसर, अच्छा आंसर लिख सकते हैं, बगैर इसकी बैकग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन है या कंट्रियों का एग्जांपल लेते हुए बगैर, आप अगर मान के चलो उस तरह की कंडीशन से आजकल यहाँ पे चल रही हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, मेल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वोट चोरी का, इसी के रिगार्डिंग, इसी को अप्लाई करके तुम्हें क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, तो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर सिर्फ आप नोट्स के थ्रू जाओगे। सिर्फ इतना सा जो यहाँ पे बोला गया समरी डेफिनेशन, अगर आप सिर्फ इसी को देख लेंगे और बाकी का पहला वाला नहीं देखेंगे, तो उसको आप नई सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे सीरियसली। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि मैं कुछ दूं, मैं आपको थोड़ा बहुत कि मैं नोट्स कैसे बनाते हैं, तो एक तो वही जो समरी दी है वो सबसे बेस्ट नोट, एक उसी को मैंने फ्रेम कर दिया कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये लिख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। इसके 4 फीचर्स मैंने लिख दिया कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। या फिर सिंपल जो आपको समरी दी थी आप उसी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि ये देखो आपको 4 फीचर्स हैं, आप हो सके तो आप इनकी क्या ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकी आप शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके।